चलिए गाइस, अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट सेक्शन। और ये सिंपल है, तो प्रोसीजर जो है वो सब सेम रहेगी जो मैंने आपको बताया। ओके, चलो ग्रेट गाइस। देखो क्या है, देखो इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। तो ये इंटरेस्ट अब दो प्रकार के होंगे। एक तो यहां पे दिखेंगे सिक्योरिटी पे। सिक्योरिटी मतलब क्या? बॉन्ड्स, डिबेंचर्स, राइट। अब एक कंपनी है, वो कंपनी बॉन्ड्स या डिबेंचर इश्यू करती है। गवर्नमेंट बॉन्ड या डिबेंचर, इंडिविजुअल तो इश्यू नहीं कर सकता बॉन्ड्स, राइट। तो गवर्नमेंट या कंपनी इश्यू करेगी और वो मान के चलो कि आपने खरीदी, राइट। तो आपने खरीदी मतलब क्या किया है कि आपने वो कंपनी को या गवर्नमेंट को लोन दिया है और फिर ये कंपनी या गवर्नमेंट आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट देगी, बराबर। तो ये जो भी इंटरेस्ट कंपनी या गवर्नमेंट आपको देगा इन बॉन्ड्स या डिबेंचर के ऊपर, उस पे ये कंपनी को टीडीएस काटना पड़े, राइट। इशूइंग कंपनी जो बॉन्ड इश्यू कर रही, क्योंकि उसी को इंटरेस्ट देना पड़े, राइट। और इंटरेस्ट आपकी क्या है? इनकम। तो वो इनकम के ऊपर टीडीएस काटना पड़े। देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन कौन है? देखो, अ सेंट्रल और अ स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी, कंपनी, कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड अंडर स्टेट और सेंट्रल एक्ट, राइट। तो इंडिविजुअल तो इश्यू नहीं कर सकता है बॉन्ड्स, राइट। तो इसके कौन कौन रहेगा? गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या कंपनी या ऐसे कोई भी पर्सन जो अब बॉन्ड इश्यू करने के लिए अथॉराइज्ड, ये इश्यू करेंगे और फिर लोन लेंगे आपसे, और ये लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो वो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो जाएगी, वो इनकम पे टीडीएस काटना। कितना परसेंट? देखो, कैटेगरी ऑफ पे क्या है? देखो, रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट असेसी। तो अगर, देखो ध्यान से सुनना ये पॉइंट, अगर असेसी नॉन कॉर्पोरेट है मतलब इंडिविजुअल है, राइट। अगर असेसी आप इंडिविजुअल हो, जैसे आपने, मेरी एक कंपनी मान के चलो, एग्जांपल लेते, एडी क्लासेस इज कंपनी, नाउ आई इशूड द बॉन्ड्स और डिबेंचर, और आपने उसमें पैसा इन्वेस्ट किया। ओके, नाउ अगर आप नॉन कॉर्पोरेट है मतलब इंडिविजुअल है आप, तो आप कौन से असेसी हो गए? रेसिडेंट असेसी। तो आपके लिए सेक्शन एप्लीकेबल है। ओके, बट वही अगर वो मेरे कंपनी में एंजुलिना ने पैसा इन्वेस्ट किया, वो बॉन्ड्स किसने खरीदे? एंजुलिना, तो उसके लिए ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं है। तो सामने वाला पर्सन मतलब पे, जिसको मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो कौन चाहिए? रेसिडेंट पर्सन चाहिए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? और अगर कंपनी है सामने वाली, तो फिर डोमेस्टिक कंपनी, मतलब कोई कंपनी ने, जैसे कोई XYZ कंपनी, वो XYZ कंपनी ने एडी क्लासेस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किया बॉन्ड्स डिबेंचर, राइट। तो मैं जो इंटरेस्ट पे करूंगा उसके ऊपर मैं कितना परसेंट टीडीएस काटूंगा? 10%, राइट। तो ये एप्लीकेबल किसको नहीं है? नॉट एप्लीकेबल इफ पे, मतलब जिसको मैं पे कर रहा हूं, इज नॉन रेसिडेंट और फॉरेन कंपनी, राइट। देन टाइम ऑफ डिडक्शन, ये तो सेम। देखो, क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ये बताया था आपको मैंने, क्रेडिट और पेमेंट। तो मैंने आपको सिर्फ बुक्स में, अब देखो, मैंने आपको इंटरेस्ट नहीं पे किया है ना, आपने मेरे बॉन्ड्स में इन्वेस्टमेंट किया, मैं आपको इंटरेस्ट देने वाला हूं, लेकिन मैंने बुक्स में सिर्फ एंट्री मार के रखी है, मैंने कोई पेमेंट नहीं की। मैंने बस क्रेडिट करके लगा, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सामने वाला पर्सन जो भी रहेगा, राजू पाटिल अकाउंट क्रेडिट। इंटरेस्ट पे किया क्या? नहीं, सिर्फ क्रेडिट करके रखा। लेकिन कई बार हो सकता है कि मैं पहले पेमेंट कर दूं, बाद में एंट्री मारूं। सो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, वो बेसिस पे टीडीएस काटना है, राइट। पहले दो सिर्फ पेमेंट है ना। इट इंक्लूड्स क्रेडिट टू इंटरेस्ट पेबल और सस्पेंस अकाउंट। अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको मुझे इंटरेस्ट देना है, मेरे कंपनी को इंटरेस्ट देना है, तो एक सस्पेंस अकाउंट बना देते हम लोग, या इंटरेस्ट पेबल अकाउंट, उसमें क्रेडिट डाल दे, तो वहां भी क्रेडिट किया तो भी पेमेंट। ओके, टाइम ऑफ डिपॉजिट ऑफ टीडीएस टेबल है 7th, याद है आपको। क्वार्टरली स्टेटमेंट 26Q, टेबल बी में डेट दिया 31 जुलाई, 31 अक्टूबर में, बार बार रिमाइंड कर रहा हूं। और सर्टिफिकेट ऑफ टीडीएस 16A, सिर्फ सैलरी में 16 था, अब 16A शुरू हो गई, और टेबल सी उसकी डेट। फिर ये बताया था फॉर्म नंबर 13, राइट। अगर इसलिए बताया था मैंने कि पहले एक दो सेक्शन ध्यान से पढ़ो, अब सब रिपीटेड चीजें, ओके। ये बताया था आपको, याद है
कि अगर आपका टीडीएस लोअर रेट से डिडक्ट करना है तो अब आप क्या करो, आप असेसिंग ऑफिसर के पास एप्लीकेशन करो और असेसिंग ऑफिसर आपको एक सर्टिफिकेट देगा। वो सर्टिफिकेट आप मेरे कंपनी को लाके बताओ, लोअर डिडक्शन एट अ लोअर रेट। और नॉन डिडक्शन 15G 15H याद है आपको, तो आप ये फॉर्म मुझे भर के दे दो डुप्लीकेट कॉपीज में कि हमारी इनकम है ना तो बहुत कम है सर, बहुत कम है, तो ये 15G 15H फॉर्म रख लो आप, जो डिक्लेयर करेगा कि मेरी इनकम बहुत कम है। मैं एक कॉपी दूंगा PCCIT, CCIT, PCIT या CIT को विद इन 7th डे ऑफ द नेक्स्ट मंथ। सब पिछले लेक्चर में डिटेल में बताया जाता। अब देखो ये पॉइंट नया है, इंटरेस्ट ऑन विच नो टैक्स इज डिडक्टेड, मतलब यहां आपको इन पॉइंट्स में टैक्स टीडीएस नहीं डिडक्ट करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है बेटा कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। देखो ध्यान दो, कुछ लोग समझते हैं कि इसका मतलब ये हो गया कि इस पे टैक्स नहीं लगेगा। नो 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 नो, ऐसा नहीं। ये पॉइंट्स जो अभी पढ़ेंगे, ये पॉइंट्स पे कंपनी को या जो इश्यूइंग अथॉरिटी है बॉन्ड्स की, उनको टीडीएस डिडक्ट नहीं करना है। इसका मतलब कदापि ये नहीं है कि टैक्स ही नहीं लगेगा, तो फिर आपके हाथ में जाने के बाद वो इंटरेस्ट इनकम टैक्सेबल हो जाए, बट फिलहाल तो मतलब टीडीएस मुझे डिडक्ट नहीं करना है, मेरे कंपनी को डिडक्ट नहीं करना। तो देखो कौन, देखो एनी इंटरेस्ट पेबल ऑन नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड, नेशनल डेवलपमेंट बॉन्ड अगर मैं इश्यू करता हूं, है ना, मैंने इश्यू किया, आपसे पैसा लिया और इसके ऊपर अब जो मैं इंटरेस्ट दूंगा, नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। बेसिकली ये गवर्नमेंट के बॉन्ड, नेशनल डेवलपमेंट, तो गवर्नमेंट के पास इतनी फुर्सत नहीं कि आपका टीडीएस काट के भरेंगे, इसलिए उन्होंने ऐसा बोल दिया। ओके, देन इंटरेस्ट पेबल ऑन नोटिफाइड डिबेंचर issued by institution, authority or public sector company or any cooperative society, including cooperative land, mortgage bank or cooperative land development bank. So any debenture issued by institute or authority is specify किए हुए कि ये क्राइटेरिया की डिबेंचर्स अगर हम इश्यू करते तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, कुछ खास काम का नहीं, कभी पूछा नहीं एग्जाम में। देन थर्ड, any interest payable on security of central government or state government, जो भी सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब ये बॉन्ड आपको इश्यू करेगी, उनके ऊपर कोई टीडीएस नहीं काटना, एक्सेप्ट एक एक्सेप्शन है, एक्सक्लूडिंग इफ इंटरेस्ट एक्सीड 10,000 पेबल ऑन 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। इसका नाम है 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड। अगर उसका इंटरेस्ट मतलब 8% सेविंग टैक्सेबल बॉन्ड्स गवर्नमेंट ने आपको इश्यू की और उसका इंटरेस्ट रेट 8% से ऊपर, 8% से ऊपर, नाम ही उसका 8%, और टोटल इंटरेस्ट जो आपको देना है वो 10,000 से ऊपर गया, तो फिर उसके ऊपर टीडीएस काटना। 8% सेविंग डिपॉजिट बॉन्ड याद रखो। देन नेक्स्ट, ये टीडीएस नहीं काटने वाले पॉइंट चल रहा है। देन एनी इंटरेस्ट पेबल टू इंडिविजुअल और एचयूएफ हु इज रेसिडेंट इन इंडिया ऑन लिस्टेड डिबेंचर इश्यूड बाय द कंपनी in which the public are substantially interested, and the interest paid by the company by account pay check or the aggregate amount of interest paid or likely to be paid in financial year does not exceed 5,000. अभी क्या है देखो, जैसे ये किसकी बात कर रहे बेटा, रेसिडेंट इंडियन मतलब आप लोग, जैसे इंडिविजुअल और एचयूएफ। ओके, तो एक कोई ऐसी कंपनी है लिस्टेड कंपनी जिसमें पब्लिक आर सब्सटेंशियली इंटरेस्टेड, एग्जांपल लेते रिलायंस लिस्टेड कंपनी, तो उसमें आप लोगों ने, मान के चलो मैं रिलायंस हूं 2 मिनट के लिए, आपने मेरे कंपनी में मतलब रिलायंस में, रिलायंस की डिबेंचर खरीदे, पैसा इन्वेस्ट किया रिलायंस की डिबेंचर में। अब अगर साल भर का आपका इंटरेस्ट 5,000 रुपए या उससे कम है ना, देखो क्या लिखा, डज नॉट एक्सीड 5,000 मतलब 5,000 या उससे कम है, और अगर कंपनी ने आपको वो इंटरेस्ट अकाउंट पे चेक से पे किया, समझ में आया, तो आप इंडिविजुअल एचयूएफ और आपने मेरे बॉन्ड्स और डिबेंचर में पैसा इन्वेस्ट किया, जो जिसका इंटरेस्ट जो पेएबल है मुझे वो 5,000 रुपए से कम है या 5,000 रुपए, और मैंने आपको अकाउंट पे चेक से पे किया, तो कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। कितना होना चाहिए, 5,000 से कम, और मैंने आपको अकाउंट पे
ऐसे तो कितने सारे लोग होंगे जो ऐसे कंपनी में इन्वेस्टमेंट करते हैं छोटी छोटी, राइट? अब उनको सबका टीडीएस काटेंगे क्या रिलायंस वाले? नॉट पॉसिबल। तो इसलिए ये प्रोविजन लाए। अकाउंट पे चेक से पे करना चाहिए और 5,000 रुपए से नीचे इंटरेस्ट होना चाहिए साल भर का। अच्छा, ईयर लिया, मैं मंथली लिया, इन फाइनेंशियल ईयर लिखा गया ना, पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर। ओके, देन एनी इंटरेस्ट पेएबल टू LIC। अभी देखो ये 3 सेम इंश्योरेंस कंपनी के लिए। एनी इंटरेस्ट पेएबल टू LIC on securities owned by it to in which has full beneficial interest, or any interest payable to GIC, General Insurance Corporation, in which the corporation or company has full beneficial interest, and any interest payable to any other insurer, ये इंश्योरेंस कंपनी के लिए बेसिकली, जनरल इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और अदर इंश्योरर, और सिक्योरिटी ओन्ड बाय इट इन विच हैज फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट। मतलब क्या बेटा, कि अगर आपने कोई इंश्योरेंस कंपनी में पैसा डाला, LIC, GIC या फिर एनी अदर इंश्योरर कंपनी, इन विच इट हैज फुल बेनिफिशियल इंटरेस्ट, आपका बेनिफिशियल इंटरेस्ट है, और आपने जो पैसा डाला वो पैसे पे अगर ये लोग आपको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, LIC, GIC और इंश्योरर कंपनी, तो इनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। दिस इज बेसिकली फॉर इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी के लिए आया हुआ सेक्शन, सिर्फ इंश्योरेंस कंपनी। ओके, देन एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन एनी सिक्योरिटी बाय द कंपनी वेयर सच अ सिक्योरिटी इज इन डीमेटेरियलाइज्ड फॉर्म and is listed on the recognized stock exchange in India in accordance with the security contract and rules made thereunder। मतलब क्या बेटा, any interest payable on the security issued by the company। तो कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू की, जैसे बॉन्ड्स, डिबेंचर, वही, और अगर where such a security is in dematerialized form, मतलब डीमैट फॉर्म में है, and listed on recognized stock exchange, और अगर वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। पहला तो ये डीमैट फॉर्म में होना चाहिए और वो रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड होना चाहिए, तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ओके, एनी इंटरेस्ट पेएबल ऑन सिक्योरिटी बाय द कंपनी, ये सिर्फ किसके लिए? कंपनी। तो कंपनी ने कोई सिक्योरिटी इशू किया और अगर वो डीमैट फॉर्म में है, डीमटेरियलाइज फॉर्म में, डीमैट अकाउंट समझते आपको, सुना होगा आपने डीमैट, और लिस्टेड है रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, BSE, NSE, दीज आर रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज, है ना। CP करके आपको एक सब्जेक्ट है, उसमें आप पढ़ेंगे। तो अगर ये फॉर्म में अगर वो इशू कर दिया जाए तो फिर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। ओके, सिंपल। तो ये नो टीडीएस वाले पॉइंट आपको बेसिकली याद क्या रखना पड़ता है बेटा, ये जो परसेंट है कितने परसेंट से काटना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बात, सेक्शन कौन सा है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज, मतलब बॉन्ड डिबेंचर पे कितना परसेंट। देखो अगेन मैं एक बार और समझा देता हूं, जिसका इनकम होता है उसका टीडीएस काटना। तो इनकम किसका होगा यहां पे, जिसको इंटरेस्ट मिलेगा। अरे आप बॉन्ड्स और डिबेंचर में इन्वेस्ट करो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट आपकी इनकम हो गई, वो इंटरेस्ट पे मैं टीडीएस काटूंगा। गेटिंग द पॉइंट? कितने परसेंट से? 10%। ग्रेट। और इसमें ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट मार्क कर लो आप, 8% सेविंग वाला। देन ये लिस्टेड कंपनी वाला, एक 2, और ये LIC GIC तो याद रहेंगे अभी आपको, राइट? पॉइंट याद। 194A, 194A, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज। इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी मतलब क्या, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज तो ऑलरेडी देख क्या है, अभी देख क्या ना, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज 193। अब ये इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, मतलब ये कौन सा इंटरेस्ट है? सिंपल, जैसे देख आपके पापा ने बैंक में FD किया होगा, राइट? तो बैंक वो FD के ऊपर आपके पापा को इंटरेस्ट देती, तो ये कौन सा इंटरेस्ट हो गया? सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट है क्या? नो। इसलिए देखो, इंटरेस्ट अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, अदर देन इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी। गेटिंग द पॉइंट? समझ रहे हैं आपको? यस। तो ये इंटरेस्ट पे टीडीएस अब कैसा कटेगा, कितने रेट से, तो वो वहां पे। ओके, चलो तो देखते हैं।
पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर डिडक्शन ऑफ टैक्स। कौन पर्सन है जो रिस्पॉन्सिबल है टैक्स काटने के लिए? रिस्पॉन्सिबल मतलब डिडक्टर कौन है? देखो, ऑल द पर्सन अदर देन इंडिविजुअल एंड एचयूएफ। जो भी पर्सन इंटरेस्ट पे करेंगे, जो भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, ये दोनों छोड़ के कोई भी पर्सन हो, कंपनी हो, एओपी, बीओआई, पार्टनरशिप फर्म, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, कोई भी हो अदर देन इंडिविजुअल एचयूएफ, अगर वो इंटरेस्ट पे कर रहे, जैसे कंपनी ने पैसा बोरो किया या बैंक में आपने पैसा रखा एफडी और बैंक ने उसके ऊपर इंटरेस्ट दिया, तो उनको टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, आपका टीडीएस बैंक काटे, आपकी इनकम है इंटरेस्ट, राइट? अरे सोचो, आप देखो, खुद पे लो बेटा, जब तक चीजें अपने ऊपर ना लो तब तक समझता नहीं। फील करो चीजों को, दिल से निकलने दो, पढ़ना आपको दिल से निकलने दो, राइट? जब तक आप फील नहीं करोगे कि ये चीज क्या हो रही है, तब तक समझना मुश्किल होता है। अपने आप पे लो, सोचो ना, मैंने बैंक में एफडी किया, ओके सर, बैंक अब मुझे इंटरेस्ट पे करेगी, तो इंटरेस्ट मेरी इनकम है, तो बैंक टीडीएस काटेगी। एज सिंपल एज दैट। कैसा आया समझ में आप? क्योंकि हमने खुद पे लिया। बेटा सिर्फ लेक्चर सुनना है या अपने को पढ़ना, इसलिए मत पढ़ो, लॉजिक से पढ़ो। तो जब भी अब आप बैंक जाएंगे, आपके पापा को पूछेंगे, पापा आपकी एफडी है ना, आपका टीडीएस कटा क्या? ये सब आपको पूछना चाहिए। घर में पूछिए, प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड है सब चीज। आपके मॉम को पूछो, डैड को पूछो, इन सबको पूछो, उन्होंने नहीं की होंगी तो और किसी को पूछो। तो ये सब चीजें बड़े मजेदार है, अपने लाइफ से कनेक्टेड। टैक्स इज मोस्टली कनेक्टेड टू योर लाइफ। तो अब जितने इसके मजे उठाओगे उतना आपको और इंटरेस्ट आएगा। ओके, ग्रेट। तो टीडीएस कौन काटेगा? अदर देन इंडिविजुअल और एचयूएफ, सभी लोगों को काटना। और इंडिविजुअल और एचयूएफ को कब काटना है? देखो, वहां लिखा है इंडिविजुअल और एचयूएफ को तभी इंटरेस्ट काटना है अगर वो पिछले साल में, प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर में टैक्स ऑडिट में, फॉर एग्जाम्पल देखो, जैसे आई एम इंडिविजुअल आशीष, राइट? अब आपने क्या किया? आपने मुझे लोन दिया, लोन गिवन टू, ओके? आप कौन है? आप है मिस्टर पुष्कर। तो मिस्टर पुष्कर ने मुझे लोन दिया। अब ये लोन पे मैं क्या पे करूंगा बेटा? इंटरेस्ट पे करूंगा। इतना डिटेल में आपको कहीं समझाएगा नहीं, कोई भी नहीं समझाएगा। ध्यान दो, सब सुनो। सब ऊपर ऊपर उड़ा देते हैं, इतना रेट है, इतना रेट है, खत्म। मैं आपको एक एक पॉइंट समझा रहा हूं। तो ये आपका इंटरेस्ट का कितना है? इंटरेस्ट मैं आपको पे करूंगा, ओके? तो गवर्नमेंट क्या बोलता है कि ये आशीष, मान के चलो ये ईयर चल रहा है फाइनेंशियल ईयर 18-19 एग्जाम्पल। तो अगर आशीष पिछले साल मतलब फाइनेंशियल ईयर 17-18 में मेरा अगर टैक्स ऑडिट हुआ है, अंडर सेक्शन 44AB में मेरा टैक्स ऑडिट हुआ है, तो फिर मैं ये जो भी इंटरेस्ट पे करूंगा उसके ऊपर टीडीएस काटूंगा। अगर मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है, इंडिविजुअल और एचयूएफ, अगर मेरा टैक्स ऑडिट नहीं हुआ है तो मुझे टीडीएस काटने की लायबिलिटी नहीं है। इंटरेस्ट तो पे करना ही पड़ेगा आपको, बट उसके ऊपर टीडीएस नहीं काटना है। गेटिंग द पॉइंट? और वो इंटरेस्ट भी आपके हाथ में बाद में टैक्सेबल होगा, बस मुझे टीडीएस नहीं काटना। ओके, तो देखो वहां पे क्या बोलते, इंडिविजुअल और एचयूएफ वर रिक्वायर्ड टू गेट देयर अकाउंट्स ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB, याद है आपको? ए और बी इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। प्रीसीडिंग फाइनेंशियल मतलब आपका जो ईयर है उसके पिछले साल। तो जिस साल आपने इंटरेस्ट पे किया वो साल का ऑडिट नहीं देखना आपको, वो साल के तो बुक्स ही फाइनल होने के, उसका पिछला साल देखो। वो पिछले साल में अगर मेरा ऑडिट है या हो चुका है तो फिर मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा। ओके, कैटेगरी ऑफ पेई, रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सामने वाला पर्सन पेई मतलब रेसिडेंट होना चाहिए। कितने रेट से काटना है देखो, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी और डोमेस्टिक कंपनी 10%। ये पॉइंट अब बहुत जगह आएगा इंडिविजुअल वाला, इसको ध्यान रखो। 10% से टीडीएस काटने, रेट याद रखेंगे 10%। चल फिर नो टीडीएस मतलब टीडीएस काटने की जरूरत कब नहीं पड़ेगी। ओके, तो देखो वहां पे एक टेबल बना के दिया, नो टीडीएस शॉल बी डन इन द फॉलोइंग केसेस। नीचे दिए गए केसेस में कोई टीडीएस नहीं काटना है। तो देखो ऐसे मैं पहले समझा देता हूं आपको यहां पे, फिर अपन वहां देख। ओके,
तो जल्दी समझ में आएगा। देखो लेट्स से कि ये कोई बैंक है एसबीआई। ओके, ये एसबीआई बैंक में आपके डैड की, है ना, आपके पापा की एफडी है, फिक्स डिपॉजिट ऑफ रुपीज 60 लैक्स। 60 लैक्स। ओके, अच्छा पहले अपन ले लेते 60 लैक्स का नहीं लेते, 45 लैक्स, 45 लैक्स। ओके, और आपके पापा की एज है लेट्स से 58 ईयर्स, राइट, उनकी एफडी। और ये एसबीआई में रेट ऑफ इंटरेस्ट जो एफडी पे, रेट ऑफ इंटरेस्ट लेट्स से 10%। तो आपके पापा को डैड विल गेट कितना इंटरेस्ट मिलेगा बताओ? विल गेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 4,50,000, राइट, 4,50,000 साल भर का इंटरेस्ट मिलेगा उनको। तो सवाल ये उठा कि क्या टीडीएस काटना चाहिए? यस डेफिनेटली टीडीएस काटना चाहिए, क्योंकि उन्होंने क्या बोला आप सुनो, अगर ये जो अमाउंट है इंटरेस्ट का, ये इंटरेस्ट अमाउंट अगर साल भर में 40,000 के ऊपर गया, 40,000 यहां तो बहुत ज्यादा है, राइट, देखो यहां पे कितना बोला है, सिर्फ 40,000, 40,000 के ऊपर अगर जाता है इंटरेस्ट अमाउंट साल भर का, तो टीडीएस काटना है। ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जाम। अब आपके डैड की एफडी जो है, वो एफडी है 4,50,000 की एफडी, और ये कहां है? कोऑपरेटिव बैंक में है या कोई पोस्ट ऑफिस में है, यहां पे एफडी की हुई, और इसके ऊपर इंटरेस्ट है लेट्स से 9%। ओके, तो देखो कितना आता है, 4,50,000, और पूरे साल भर का आपका एफडी है, मान के चलो पूरे साल भर आपके पापा की एफडी वहां पे थी, तो 4,50,000 इंटू 9%, तो ये आता है 40,500। इंटरेस्ट कितना आएगा? इंटरेस्ट 40,900, बोल 500, सॉरी 40,500, बोल क्या टीडीएस काटना पड़ेगा बैंक को? 40,500। तो क्या बैंक टीडीएस काटेगी? यस डेफिनेटली, क्योंकि वो अमाउंट कितने रुपए से ऊपर गया? 40,000 रुपए से। तो बैंक कितना टीडीएस काटेगी? लेस टीडीएस एट द रेट ऑफ 10%, इतना टीडीएस बैंक काटेगी, मतलब 4050 का टीडीएस बैंक काटेगी, और बचा हुआ अमाउंट पेएबल टू योर डैड। और ये जो 4050 अमाउंट काटा, ये अमाउंट गवर्नमेंट को भर देगी। किसके पैन पे भरेगी? ऑफ कोर्स आपके पापा के पैन पे भर देगी। ओके, तो ये टीडीएस कब काटना है? अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है, ध्यान से सुनना, अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन नहीं है तो फिर उसके केस में लिमिट है 40,000 रुपए। तो इफ द इंटरेस्ट एक्सीड्स रुपीज 40,000 पर एनम, जो एफडी का इंटरेस्ट है, टाइम डिपॉजिट का इंटरेस्ट है, और वो टाइम डिपॉजिट के साथ साथ एफडी एंड रिकरिंग डिपॉजिट ऑल्सो। रिकरिंग डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? जो आपको टाइम टू टाइम आप डिपॉजिट करते हो, लाइक आरडी। आरडी आपने सुना होगा, आपके मॉम डैड को पूछो, तो ये एफडी और आरडी रिकरिंग डिपॉजिट पे जो भी इंटरेस्ट बैंक आपको पे करेगी, पेयर बैंक है ना, पेयर बैंक है, तो जो भी इंटरेस्ट बैंक आपको पे करेगी, अगर वो इंटरेस्ट का अमाउंट साल भर में 40,000 रुपए से ऊपर गया, तो बैंक आपका टीडीएस काटेगी। तो टीडीएस काट के आपके हाथ में देगी। पेयर बैंक है तो बैंक टीडीएस काटे, राइट, तो बैंक आपका टीडीएस काट के कितने परसेंट से? 10%। लेकिन अगर यही इंटरेस्ट सेविंग बैंक पे गई, ध्यान दो, सेविंग बैंक, मान के चलो आपका साल भर का इंटरेस्ट हुआ सेविंग बैंक पे 1,00,000 रुपए। सेविंग बैंक, सेविंग बैंक अकाउंट जानते हो? यस, करंट अकाउंट पे कोई इंटरेस्ट नहीं मिलता, इसलिए मैंने करंट अकाउंट का एग्जांपल नहीं लिया। तो सेविंग बैंक पे आपको कोई इंटरेस्ट 1,00,000 का मिला तो टीडीएस नहीं कटेगा। ये 194 जो सेक्शन अपन देख रहे हैं अभी, ये सेक्शन में सिर्फ एफडी और रिकरिंग डिपॉजिट दोनों ही कवर किए। तो ये एफडी को ही टाइम डिपॉजिट बोलते हैं, जो फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के बाद मैच्योर होता है, इसलिए उसको टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो ये अगर 40,000 रुपए से ऊपर गया तो फिर बैंक को टीडीएस काटना, और यही लिमिट अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए 50,000, 50,000 से ऊपर जाएगा तो ही टीडीएस करेगा। तो आपको एग्जाम में जब क्वेश्चन आएगा तो उसका एज जरूर देखना। एज पे डिपेंड करेगा कि वो सीनियर सिटीजन है या नहीं, और फिर आपका टीडीएस काटने का लिमिट डिसाइड। ओके, सो दिस इज 40,000 एंड 50,000 आर फॉर बैंकिंग कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस। इसके अलावा कोई पर्सन आपको इंटरेस्ट पे कर रहा है,
इसके अलावा जैसे मान के चलो ये मनी लेंडर है कोई, है ना, मनी लेंडर, इनको लाइसेंस मिलते मनी लेंडर्स को, आपको पता होगा, साहूकार जिसे बोलते, साहूकार आपने सुना, मनी लेंडर्स। तो मान के चलो मैं मनी लेंडर हूं और आपने मेरे से लेट से 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए मेरे पास में रखे, है ना? आपने मेरे पास 3 लाख रुपए रखे, ये मनी लेंडर के पास, उल्टा एरो निकाला अपन ने, ऐसे ले, आपने मेरे पास रखे, आशीष इज मनी लेंडर और आप कौन हो, आप हो नयन, आपने मेरे पास रखे 3 लाख और मैं आपको 10% इंटरेस्ट दे रहा हूं एट द रेट ऑफ 10%, और आपकी एज है लेट से 32 ईयर्स, तो मैं आपको इंटरेस्ट कितना दे रहा हूं, देखो इंटरेस्ट 30,000 दूंगा मैं साल का इंटरेस्ट आपको। तो क्या मुझे टीडीएस काटना पड़ेगा? द आंसर इज यस, क्योंकि ये 40,000 की जो लिमिट है वो बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस की, ये 30,000 ये मनी लेंडर के लिए, मतलब जो 40,000 की लिमिट है वो मनी लेंडर के लिए नहीं, इसके लिए सिर्फ 5,000 की, 5,000, तो इसको सिर्फ 5,000 तक टीडीएस नहीं काटना है, बाकी 5,000 से ऊपर अगर अमाउंट गया तो मनी लेंडर्स को टीडीएस काटना, राइट। इसके लिए कितने अमाउंट है, सिर्फ 5,000। तो ये सीनियर सिटीजन के केस में भी सेम है और बाकी इंडिविजुअल के केस में भी सेम। देखो तो पेयर कौन है, बैंकिंग कंपनी हो सकता है, कोऑपरेटिव सोसाइटी, पोस्ट ऑफिस या फिर एनी अदर, लाइक एग्जांपल मैंने बोला, एग्जांपल मनी लेंडर। ये साहूकार लोग पैसा देते भी है लेते भी है दोनों। तो बैंकिंग कंपनी 50,000, सीनियर सिटीजन, कोऑपरेटिव 50 और पोस्ट ऑफिस भी 50। ये इंटरेस्ट का अमाउंट है, इंटरेस्ट, और अदर 5,000 और बाकी सबको अदर्स, मतलब सीनियर सिटीजन छोड़ के 40,000 और यहां पे 5, राइट। तो एक बार और बता रहा हूं, अगर कोई बैंकिंग कंपनी आपको इंटरेस्ट पे कर रही है, पोस्ट ऑफिस या कोऑपरेटिव बैंक आपको इंटरेस्ट पे करे और आप सीनियर सिटीजन नहीं है, आपका इंटरेस्ट 40,000 से कम है तो कोई टीडीएस की जरूरत नहीं, 40,000 या उससे कम, 40,000 से ऊपर गया तो फिर वो बैंक या कोऑपरेटिव सोसाइटी या पोस्ट ऑफिस को टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10। ओके, चलो तो देखिए, फिर एक और पॉइंट बता देता हूं इसमें, तो आपको और आइडिया क्लियर होगी। अब देखो क्या होगा, लोगों ने क्या करना शुरू किया, मान के चलो कोई बैंक है एसबीआई, राइट। अब मुझे मालूम है कि मेरा इंटरेस्ट, मैं सीनियर सिटीजन नहीं हूं और मेरा इंटरेस्ट अगर 40,000 के ऊपर गया साल का, बैंक मुझे 40,000 से ऊपर देती तो मेरा टीडीएस बैंक काट लेती, बराबर। अब मान के चलो कि मेरे पास 6 लाख रुपए थे, है ना, 6 लाख रुपीज, आई हैव 6 लाख रुपए, और मुझे मालूम है कि अगर मैंने एसबीआई के, मेरे घर के पास एक ब्रांच है लेट से एमजी रोड, और दूसरा है मान के चलो एक ब्रांच एसबीआई का है प्रताप नगर, ऐसे 2 ब्रांच, ओके। तो मुझे मालूम है कि अगर मैं 6 लाख अगर ये एमजी रोड के ब्रांच में डाल दूं, इसके ऊपर इंटरेस्ट है 10% के हिसाब से, राइट, 10%, तो मुझे 60,000 रुपए का ब्याज मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन ये इंटरेस्ट जो है ये 40,000 से ऊपर जा रहा है तो बैंक मेरा टीडीएस काट लेगी, ये मुझे मालूम था। तो मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने बोला चलो यहां पे पूरे 6 लाख ना डालते हुए यहां पे मैं 3 लाख रुपए डालता हूं और बचे हुए 3 लाख यहां पे डालता हूं, इंटरेस्ट का रेट तो सेम है, तो मुझे ये बैंक से मिलेगा 30,000 रुपए का इंटरेस्ट और ये बैंक से मिलेगा 30,000 का, और दोनों बैंक टीडीएस नहीं काटेगी, दोनों ब्रांच टीडीएस नहीं काटेगी क्योंकि 40,000 रुपए से कम जा रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, ये नीचे दिया गया लाइन लाया और बोला कि अगर ये कोर बैंकिंग से बैंक चल रही है, कोर बैंकिंग है ना, कोर बैंकिंग समझता है आपको, कोर बैंकिंग मतलब कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट में बैंक चल रही है और सिंगल बैंक है, एसबीआई के ही ये 2 ब्रांचेस है, और अगर दोनों ब्रांच इंडिया में कहीं पे भी हो और अगर ये दोनों ब्रांचेस मिला के लिमिट 40,000 की क्रॉस हो रही है तो टीडीएस काटना पड़ेगा, दोनों ब्रांच टीडीएस काटेगी, दोनों ब्रांच टीडीएस का 3,000, राइट। अरे आया समझ में। लेकिन अब अगर मेरी एफडी, कुछ लोगों के दिमाग में सवाल है, सर मेरी एक एफडी 3 लाख रुपए की है एसबीआई में और एक एफडी है बैंक ऑफ इंडिया में, बैंक ऑफ इंडिया में 3 लाख, तो बताओ अब टीडीएस कटेगा क्या? ऑफ कोर्स नॉट। अरे ये 2 बैंक थोड़ी ना एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, लेकिन ये ऊपर क्या था, ये एसबीआई की 2 ब्रांचेस एक दूसरे के साथ लिंक्ड है, कोर बैंकिंग कंप्यूटराइज्ड एनवायरमेंट में, इसलिए इनको टीडीएस काटना, बट इसको टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि ये 40,000 अलग अलग बैंक 40,000 से नीचे। तो देखो फर्दर द एग्जम्पशन शॉल अप्लाई फॉर द इंटरेस्ट पेबल बाय द बैंक और कोऑपरेटिव बैंक और अ पब्लिक कंपनी
इफ सच अ बैंक और कोऑपरेटिव बैंक हैज अडॉप्टेड अ सीबीएस मतलब कोर बैंकिंग सोल्यूशन, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा, ओके। और टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या? टाइम डिपॉजिट मींस रिकरिंग डिपॉजिट रिपेबल आफ्टर अ फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम। ये तो मैं आपको बोल रहा हूं कि बता चुका हूं कि फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम में वो डिपॉजिट क्या होता है? मैच्योर होता है, उसको टाइम ठीक है। इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू, तो देखो जैसे आप लोगों ने कोई बैंक से लोन लिया, हाउसिंग लोन लेते हैं, मॉर्गेज लोन लेते हैं, बहुत सारे लोन लेते हैं, बिजनेस लोन लेते हैं, पर्सनल लोन लेते हैं, तो आपने लोन लिया। अब देखो, अब आप क्या बोलेंगे? देखो कि मैं बैंक को इंटरेस्ट पे कर रहा हूं। अरे आपने लोन लिया तो आप बैंक को इंटरेस्ट पे करोगे, तो इनकम किसका हो गया? बैंक का। तो चलो मैं टीडीएस काटता हूं बैंक का। समझ में आया आपके मैं क्या बोला? अभी तक क्या कर रही थी? अभी तक सामने वाले पर्सन ने आपको इंटरेस्ट दिया, मतलब बैंक ने एफडी पे आपको इंटरेस्ट दिया या कोई और चीज पे आपको इंटरेस्ट दिया। अभी आपने बैंक से लोन लिया और आप बैंक को इंटरेस्ट दे रहे हो। अभी तक बैंक आपको दे रही थी, अब आप बैंक को दे रहे हो, तो क्या आप टीडीएस काट सकते हो? ना, आंसर इज नो। अरे आप क्या रजिस्ट्रेशन लोगे क्या टीडीएस काटने के? तो आपको बैंक का कोई टीडीएस नहीं काटना है, कोई टीडीएस नहीं काटना। या कोई गवर्नमेंट से आपने लोन लिया और उनके ऊपर उनको इंटरेस्ट दे रहे हो, कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। तो देख, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड टू, हमने बैंक को इंटरेस्ट पे किया, सो इनकम किसकी हो गई? इनकम बैंक की, राइट? बट नो नीड टू डिडक्ट टीडीएस, ओके, राइट? नो नीड टू डिडक्ट द टीडीएस। तो देखो, एनी क्रेडिटेड और पेड टू एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव बैंक इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव लैंड मॉर्गेज बैंक, या फिर फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन को आपने इंटरेस्ट पे किया, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल एक्ट में, और एलआईसी को, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, या फिर कोई कंपनी से, कंपनी ने आपको लोन दिया था, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ इंश्योरेंस, नोटिफाइड इंस्टीट्यूशन और क्लास ऑफ इंस्टीट्यूशन, इनसे आपने लोन लिया और अब आप उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हो, सो उनके ऊपर कोई टीडीएस काटने की जरूरत, इनके ऊपर कोई टीडीएस काटने, भले उनकी इनकम है, करेक्ट, बट यू आर नॉट लायबल टू डिडक्ट द टीडीएस। द नेक्स्ट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय अ फर्म टू अ पार्टनर ऑफ अ फर्म, सिंपल। तो अगर कोई पार्टनर है ना, पार्टनर ने कैपिटल लगाया फर्म में, है? ये पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म, ये पार्टनरशिप फर्म के बैलेंस शीट में कैपिटल है, ये कैपिटल किसने लगाया हुआ बेटा? पार्टनर ने। तो अब ये फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट पे करेगी, है ना? तो ये इंटरेस्ट पे नो टीडीएस, फर्म को कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं, कोई टीडीएस नहीं। तो देख, इंटरेस्ट क्रेडिटेड बाय और पेड बाय फर्म टू पार्टनर ऑफ अ फर्म। ये गलत आ गया यहां पे, इसको कट कर दो। राइट, चल, गलती से आ गया। नेक्स्ट पॉइंट, इंटरेस्ट क्रेडिटेड और पेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट अंडर द प्रोविजन ऑफ द एक्ट और एन स्टेट ड्यूटी और वेल्थ टैक्स to such a income credited by way of interest compensation awarded by motor accident claim tribunal, to such a income paid by way of interest on compensation amount awarded by a motor accident claim tribunal where such a amount of income or as the case may be the aggregate amount of such a income paid इनकम पेड को अंडरलाइन करना, ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर इज इक्वल टू और लेस देन 50,000। कुछ समझ में नहीं? बिल्कुल भी चिंता मत करो, आशीष है आपके साथ। देखो क्या होता है, मैं समझाता हूं। आपने कोई व्हीकल खरीदी, व्हीकल परचेस की, ओके। अभी व्हीकल परचेस करने के बाद जनरली हम उसका क्या करवाते? इंश्योरेंस। वेरी गुड, सबको मालूम है। अब आपने उसका इंश्योरेंस करवाया। अब ऐसा नहीं होना चाहिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो व्हीकल का
एक्सीडेंट हो गया, ओके। तो आपने अब इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल किया, यू फाइल क्लेम फॉर इंश्योरेंस, आपने इंश्योरेंस कंपनी पे क्लेम फाइल किया। अब वो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि आपको भाई 50,000 रुपए मिलेंगे क्लेम, पर आप बोलते हो कि आपको कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए। योर क्लेम 2 लाख, ओके, आपका 2 लाख रुपए का क्लेम, पर कंपनी बोलती कि नहीं 50,000 रुपए देंगे, ओके। तो फिर इनका एक ट्राइब्यूनल रहता है, झगड़ा हो गया आप दोनों के बीच में, इंश्योरेंस कंपनी और आप, तो ये एक मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल होता है। तो यहां पे आप भी आए और इंश्योरेंस कंपनी भी है, राइट। जैसा कोर्ट जैसा रहता है, ट्राइब्यूनल मतलब कोर्ट जैसा। अब ये इंश्योरेंस कंपनी मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल ने आपके फेवर में जजमेंट दे दी और बोला कि आशीष को 2 लाख रुपए का पेमेंट होना चाहिए, ओके, 2 लाख रुपीज का पेमेंट होना चाहिए। वेरी गुड। अब इंश्योरेंस कंपनी को ये पेमेंट करना पड़ेगा 2 लाख रुपीज। तो वहां क्या बोला है देखो, अब मान के चलो कि ये केस था, ये केस लेट्स से 2016-17 का केस था, जब आपका एक्सीडेंट हुआ और आपने क्लेम फाइल। अभी मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल में जब गया तब ये 2-3 साल लग गए इसके ऊपर, और ये हो गया लेट्स से, अच्छा एक क्लेम का अमाउंट बढ़ा दो आपने 5 लाख बोला, सॉरी कंपनी ने 5 लाख बोला और आपने 20 लाख का क्लेम किया, 20 लाख, ओके, आपका क्लेम 20 लाख, और मोटर व्हीकल इंश्योरेंस कंपनी ने बोला कि इनको 20 लाख का क्लेम देना चाहिए, और ये डिसीजन आया 2018-19 में। अब आपने बोला कि ट्राइब्यूनल साहब ये तो बराबर है, ट्राइब्यूनल मोटर व्हीकल के ट्राइब्यूनल के जज को बोला बराबर है, सब क्या आपने हमारे फेवर में जजमेंट आ गया, वी आर वेरी हैप्पी, मिठाई खाओ, हम देते मिठाई, सब ओके। लेकिन देखो, अगर यही क्लेम मुझे 16-17 में मिलता था, 16-17 में 20 लाख रुपए मिलते थे, तो उसकी वैल्यू कुछ अलग होती। वो तो आज 18-19 में आपने डिसीजन लिया, तो अब इसके ऊपर मुझे इंटरेस्ट भी मिलना चाहिए ना, समझ में आपको। अरे तब मिलता था तो वो पैसे की वैल्यू कुछ अलग होती थी, अब 3 साल बाद मिला तो पैसे की वैल्यू अलग हो गई, तो मुझे इसके ऊपर इंटरेस्ट चाहिए। तो मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल ने बोला बिल्कुल सही है, तो इंटरेस्ट कंपनी को मान के चलो 1 लाख रुपए का पे करना चाहिए एक केस में, और दूसरे केस में लेते अपन ये इंटरेस्ट 45,000 का, 2 केस, राइट। तो देखो अब ये इंटरेस्ट जो ये इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, ये इंटरेस्ट किसको पे करेगी, आप लोगों को, या जिसका क्लेम है उसको पे करेगी। और अगर वो इंटरेस्ट 50,000 रुपए या उससे कम है, अगर पेमेंट जो इंश्योरेंस कंपनी अब आपको इंटरेस्ट, क्लेम का पेमेंट नहीं बेटा, क्लेम की बात नहीं चल रही, हम किस पे है, टीडीएस किस पे भी, इंटरेस्ट पे। तो क्लेम थोड़ी ना आपकी इनकम है, आपकी इनकम क्लेम है क्या, नहीं, आपकी इनकम तो क्या है, इंटरेस्ट है उसके ऊपर। तो वो जो इंटरेस्ट है, ये इंटरेस्ट अगर इंश्योरेंस कंपनी आपको 50,000 रुपए या उससे कम देती है, मतलब ये वाला, तो नो टीडीएस। और अगर वो इंटरेस्ट इफ इट एक्सीड 50,000, एग्जैक्ट 50 है तो भी नो टीडीएस, बट इफ इट एक्सीड 50,000 तो फिर टीडीएस काटना है। सर कितना काटना है, 50,000 रुपए के ऊपर वाले अमाउंट पे नहीं बेटा, पूरे 1 लाख रुपए पे, पूरे 1 लाख, मतलब कितना, 10,000 रुपए टीडीएस काटना पड़ेगा एट द रेट ऑफ 10%। कितना रेट है यहां सेक्शन में, 10%। अरे आपके समझ में आया। तो 50,000 रुपए से ऊपर वाले अमाउंट पे, जैसा वही बैंकिंग कंपनी वाला, तो आपको इंटरेस्ट मिला था 50,000 का, तो आपको टीडीएस कितने पे काटना है, 10,000 के ऊपर वाले पे क्या, नहीं, पूरे 50,000। वैसे यहां पे पूरे 1 लाख पे टीडीएस काटना पड़ेगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट। और ये कब काटना पड़ेगा, सुनो, ये भी सुन लो, ये भी पॉइंट बड़ा मजेदार है यार। क्या है देखो, अब इंश्योरेंस कंपनी को आपको 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, तो ये इंटरेस्ट जो है ये क्रेडिट पे नहीं, जब कंपनी आपको पे करेगी, मतलब मान के चलो कि इफ कंपनी पेड फुल 1 लाख इन फाइनेंशियल ईयर 18-19, पूरे 1 लाख आपको फाइनेंशियल ईयर 18-19 में पे करे,
तो ही टीडीएस काटना है, टीडीएस डिडक्टेड। बट अगर कंपनी ने क्या किया, मान के चलो, इफ कंपनी पेड, इंश्योरेंस कंपनी पेड, ध्यान से सुनिए भी, लेट्स से 45,000 in 18-19, then again 45,000 in 19-20 एंड बचा हुआ 10,000 इन 20-21। ये इंटरेस्ट पे किया आपको, दीज आर इंटरेस्ट अमाउंट। ये इंटरेस्ट कैसे पे किए, तो 18-19 में 45,000, 19-20 में 45,000 और 10,000 बचे हुए 20-21। टाइम मांगा ट्राइब्यूनल को और ऐसे इंटरेस्ट पे किए, तो अब टीडीएस काटना पड़ेगा क्या? द आंसर इज नो, नो टीडीएस। तो देखो, क्रेडिट तो पूरा 1 लाख किया है। देखो, क्रेडिट इंश्योरेंस कंपनी ने ये तो पक्का पता इंश्योरेंस कंपनी को कि हमें 1 लाख का इंटरेस्ट देना है, क्रेडिट पूरा 1 लाख किया। बट ये केस में इंटरेस्ट क्रेडिट पे नहीं, अगर वो इंटरेस्ट इंश्योरेंस कंपनी पे करते समय 50,000 रुपए से ऊपर पे किया, पे करते समय उन्होंने 50,000 रुपए से ऊपर पे किया, तो ही टीडीएस है। क्रेडिट तो 1 लाख पक्का हो गया, तो टीडीएस नहीं, क्रेडिट के ऊपर टीडीएस नहीं। बेटा बात समझो मैं क्या बोल रहा हूं। अगर वो इंटरेस्ट फाइनेंशियल ईयर में, पूरे फाइनेंशियल ईयर में पे 50,000 रुपए से ऊपर हुआ है, तो ही टीडीएस है, पूरे फाइनेंशियल ईयर में, राइट। तो देखो, यहां 18-19 फाइनेंशियल ईयर में 45,000 का पे किया, 50,000 से ऊपर नहीं, नो टीडीएस। यहां भी सेम, नो टीडीएस, यहां भी सेम। बट यहां देखो, यहां एक ही साल में 18-19 में पूरा 50,000 रुपए से ऊपर पे किया, यहां टीडीएस डिडक्ट हो। आपके समझ में आया बेटा मैंने क्या बोला? गेटिंग द पॉइंट? यस। तो देखो वहां पे क्या लिखता है, टू सच इनकम पेड, पेड लिखा है, पेड बाय वे ऑफ इंटरेस्ट ऑन कंपेंसेशन अमाउंट अवॉर्डेड बाय मोटर व्हीकल, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्राइब्यूनल, वेयर द अमाउंट ऑफ सच ए इनकम एज द केस में बी एंड द एग्रीगेट ऑफ सच अमाउंट। देखो एग्रीगेट करिए पूरे साल भर में, मान के चलो ये जो 18-19 में ये उन्होंने अप्रैल महीने में 40,000 किया, फिर दिवाली के टाइम अक्टूबर महीने में 40,000 किया और मार्च महीने में 20,000 किया, तो इनको एग्रीगेट करेंगे क्योंकि ये फाइनेंशियल ईयर में, उनको एग्रीगेट करो। बट इनको एग्रीगेट क्योंकि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में, तो इसलिए वहां पे क्या बोलता है, देखो द एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच इनकम पेड ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर एक्सीड 50,000। पेड, पेड पे है, साल भर में अगर 50,000 रुपए से ऊपर पे हुआ तो ही टीडीएस काट। तो इंश्योरेंस कंपनी कैन डू द प्लानिंग, तो आपको ऐसे पार्ट पार्ट में पे करेंगे, तो उनको कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। और एक कंपेंसेशन पे नहीं है, ये बात याद रखो बेटा, कॉम्पेंसेशन जो पे करेगी उसके ऊपर टीडीएस नहीं, वो कितने भी रुपए का होने दो कॉम्पेंसेशन, नो टीडीएस, बिकॉज दैट इज नॉट योर इनकम, योर इनकम इज इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, इंटरेस्ट ऑन कॉम्पेंसेशन, जो मोटर व्हीकल ट्राइब्यूनल ने बोला कि इतना इंटरेस्ट इनको पे करो। ओके, देन इंटरेस्ट पेड और पेएबल बाय इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कैपिटल फंड और पब्लिक सेक्टर कंपनी और शेड्यूल बैंक इन रिलेशन टू जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड पे जो इंटरेस्ट पे होगा, ये भी ध्यान रखो, कोई इंटरेस्ट कोई टीडीएस नहीं उसको, जीरो कूपन बॉन्ड, वर्ड आए कि खत्म। और इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय बिजनेस ट्रस्ट फ्रॉम एसपीवी, तो बिजनेस ट्रस्ट ने अगर कोई एसपीवी में इन्वेस्टमेंट किया, एसपीवी स्पेशल पर्पज व्हीकल है ना, ये मालूम होगा आपको, स्पेशल लॉ में पढ़ेंगे आप, पर्पज व्हीकल। तो बिजनेस ट्रस्ट को जो इंटरेस्ट मिलता है एसपीवी से वो एग्जेम्प्ट ही है, एग्जेम्प्ट है 1023 एफसी में। तो टीडीएस काट के क्या मतलब, सो एसपीवी को कोई टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। नाउ द टाइम ऑफ डिडक्शन ऑफ टैक्स, वही एट द टाइम ऑफ क्रेडिट और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, सेम। फिर टेबल ए टाइम ऑफ डिपॉजिट, टेबल बी 26Q, ये सब सेम, 16A टेबल सी सेम, कॉपी पेस्ट। और फॉर्म नंबर 13 अगर आपको लगता है लोअर रेट से टैक्स डिडक्शन करना है, असेसिंग ऑफिसर के पास दो, फिर असेसिंग ऑफिसर आपको एक सर्टिफिकेट देगा। और 15G और 15H ये आपको बैंक को देना पड़ेगा, है ना, पेई को, पेयर को देना पड़ेगा कि मेरा टीडीएस कम रेट से काट। ओके चलो, तो फिर कुछ एग्जांपल करते हैं तो आपकी और आइडिया क्लियर हो जाएगी। देखो
दिस डे गिव्स द फॉलोइंग डेटा। क्या बोलता है देखो, कंसोलिडेटेड टैक्सेबल सैलरी ऑफ ए लिमिटेड इज 6,20,000। तो उसकी सैलरी, पूरा इनकम पे क्वेश्चन है, राइट। तो अभी पूरी इनकम निकालेंगे अपन, फिर टैक्स निकालेंगे, फिर उसमें से टीडीएस माइनस करेंगे और फाइनल टैक्स पेएबल निकालेंगे। ओके, तो उसकी सैलरी है 6,20,000, ऑन विच द एम्प्लॉयर डन द टीडीएस ऑफ ₹23,400। तो ये टीडीएस उसका कटा एम्प्लॉय। ओके, सेक्शन 192 हम देखते हैं। द इंटरेस्ट अमाउंट रिसीव्ड ऑन लिस्टेड डिबेंचर इज 45,000, लेकिन नेट ऑफ टीडीएस है। व्हाट डू यू मीन बाय नेट ऑफ टीडीएस गाइस? मतलब क्या, मैं समझाता हूं। देखो, नेट ऑफ टीडीएस मतलब कि ये जो 45,000 मिला, ये इंटरेस्ट का अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस मिला हुआ है, आफ्टर डिडक्शन ऑफ टीडीएस। तो देखो, टोटल अमाउंट ये हमें अभी पता नहीं, राइट। फिर अमाउंट रिसीव्ड ही पता है, अमाउंट रिसीव्ड ये कितना हुआ है, 45,000। अब टीडीएस जो काटा, ध्यान से सुनो, जो आपकी इनकम रहेगी, क्योंकि हमें पहले इनकम भी कैलकुलेट करना है, राइट। तो इनकम जो रहेगी ये 45,000 रहेगी क्या? नहीं, ये 45,000 नहीं रहेगी बेटा। क्यों? अरे क्योंकि आपकी इनकम तो ग्रॉस में पकड़ेंगे अपन। जैसा देखो, ये जो आपको अमाउंट मिला, ये अमाउंट आफ्टर डिडक्शन ऑफ 10% ऑफ टीडीएस मिला। 10% मतलब मान के चलो कि आपकी इनकम 100 रुपए थी, ये आपकी इनकम थी, तो इसमें से टीडीएस काटा होगा 10 रुपीज, तो आपके हाथ में आए 90 रुपीज, राइट। आपके हाथ में कितना है? तो ये 90 रुपीज ही ये 45,000, क्योंकि आपके हाथ में 45,000 है। देखो ग्रॉस अमाउंट क्या आएगा, देखो, तो ये 45,000 ये आपको मिले, मतलब ये 90 आपको मिले। ये अगर 90 है तो 100 कितना, ये करेंगे तो आपको मिल जाएगा आपका ग्रॉस अमाउंट। तो करके देखो, ये आएगा 50,000, राइट। इसका ही मतलब आपका द टीडीएस डिडक्टेड, टीडीएस कितने का डिडक्ट हो चुका है, 5,000 का टीडीएस डिडक्ट। 45,000 आपकी इनकम नहीं है। अरे आपको डिबेंचर का इंटरेस्ट तो पूरा 50,000 का ही मिला ना। इंटरेस्ट कितने का मिला, 50,000 का। ये 50,000 पे आपका टैक्स काटा हुआ, तो इनकम तो आपकी 50,000। तो इसलिए इसको बोलते हैं नेट ऑफ टीडीएस। तो नेट ऑफ टीडीएस मतलब 100 अगर आपकी पूरी इनकम है, 10 अगर टीडीएस काटा, तो दिस इज नेट ऑफ टीडीएस इनकम। तो ये अगर 90 है तो 100 कितना, या इसको ये अगर 90 है और 10 से मल्टीप्लाई किया तो टीडीएस निकलेगा। ओके, फिर इंटरेस्ट ऑन बैंक एफडीआर रिसीव्ड फ्रॉम पंजाब नेशनल बैंक इज 4,000 एंड इंटरेस्ट फ्रॉम एफडीआर ऑफ एसबीआई इज 90,000। अगेन ये नेट ऑफ टीडीएस है। देखो, ये 4,000 पे पंजाब नेशनल बैंक ने कोई टीडीएस नहीं काटा, इसलिए यहां पे नेट ऑफ टीडीएस वर्ड नहीं आया, क्योंकि 4,000 का इंटरेस्ट है। 40,000 के ऊपर टीडीएस काटना पड़ता है। लेकिन देखो, एसबीआई ने इंटरेस्ट काटा, टीडीएस काटा, क्योंकि 90,000 उसका नेट ऑफ टीडीएस है। चलो ये निकालते हैं अभी। ग्रॉस इंटरेस्ट ऑफ एसबीआई कितना आएगा, वही फॉर्मूला 90,000, ये अगर 90 है तो 100 कितना, तो ये आएगा 1,00,000 रुपए। ये हर बार 10 मत लेना, जो टीडीएस का रेट है वो लेना पड़े। जैसे कोई सेक्शन में 5% है तो 100 माइनस 5, तो ये 95 आएगा नेट ऑफ टीडीएस, राइट। तो डिपेंड करेगा। ओके, तो ये आया 1,00,000 रुपीज, मतलब टीडीएस 10,000 रुपए। ही हैज डिपॉजिटेड 70,000 इन पीपीएफ, मतलब 80C का डिडक्शन यहां पे मिलेगा। कैलकुलेट द टैक्स पेबल, राइट। तो देखो सिंपल, इनकम फ्रॉम सैलरी 6,20,000, फिर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस क्या, देखो, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर 45, लेकिन ग्रॉस टैक्सेबल होगा मतलब 50,000 का। 4,000 का एसबीआई से मिला और 1,00,000 रुपए का, सॉरी 4,000 का पीएनबी से, और पीएनबी से कितना मिला, ये उल्टा लिखा, यहां पे पीएनबी चाहिए और यहां पे एसबीआई, तो 1,00,000 का एसबीआई, ये अभी निकाले अपन। ये 1,00,000, ये 50,000, राइट, और ये 4,000 क्वेश्चन में दिया हुआ। तो टोटल इनकम हुई अदर सोर्सेस से 1,54,000, राइट। और ग्रॉस टोटल इनकम हुई 7,74,000, उसमें से डिडक्शन गया 80C का, तो टैक्सेबल इनकम आई आपकी 7,04,000। नाउ कैलकुलेट टैक्स, फर्स्ट लेक्चर, चलो करके देखो। 7,04,000 पे टैक्स, तो ये इतना आएगा। फिर इसके ऊपर हेल्थ एंड एजुकेशन से 4%, तो टैक्स पेबल इतना। अब जो भी टीडीएस कटे वो माइनस करना पड़ेगा, तो 23,400 का पहला टीडीएस, फिर 5,000 का टीडीएस एक कटा है, ये वाला 5,000 का जो अपन ने निकाला,
और यहां पे 10,000, ऐसे 3 टीडीएस है आप देखो, 23,400, 5,000 और 10,000, राइट। तो बचा हुआ टैक्स आपको पे करना। ओके, सिंपल सिंपल। फिर ये एग्जांपल आपके लिए होमवर्क बहुत सिंपल है, राइट। तो देखो अब कुछ, चलो मैं करके देता हूं, चलो फिर गड़बड़ करेंगे। चलो देखो, एग्जामिन द टीडीएस इंप्लीकेशन अंडर सेक्शन 194A इन द बिलो मेंशन केसेस। ऑन 1/10/19, देखो ये डेट भी इंपॉर्टेंट रहती है। जे मेड 6 month फिक्स डिपॉजिट ऑफ 10 lakhs, 6 month का एट द रेट ऑफ 9% with JGC Cooperative Bank. The fixed deposit matures on 31st of March 2020. 6 महीने के लिए ही किया, कितने लाख का? 10 लाख का। देखो तो 10 lakhs इंटू 9% इंटू 6 months, 6 divided by 12, तो कितना इंटरेस्ट आता? देखो ये आ रहा है 45,000। टीडीएस काटना पड़ेगा कितने रेट से? 10%, राइट। फिर सेकेंड, ऑन 1/6/19 जे मेड 3 की 3 डिपॉजिट के 9 months फिक्स डिपॉजिट है, 9 महीने के लिए, 1 लाख ईच एट द रेट ऑफ 9% विद द्वारका ब्रांच, जनकपुरी ब्रांच एंड रोहिणी ब्रांच ऑफ जीजीसी बैंक। देखो एक बैंक के 3 ब्रांचेस और तीनों ब्रांच में 9 महीने की एफडी किया उसने, 1-1 लाख की, 9 महीने के लिए 1-1 लाख की एफडी। बैंक का सीबीएस है और फिक्स डिपॉजिट मैच्योर हो रहा है देखो 28 फरवरी के लिए, 28 फरवरी। तो लेट्स सी, देखो कैसे करेंगे। 1 लाख की एफडी, सीबीएस है मतलब तीनों ब्रांच का क्लब करना पड़ेगा, पहले एक ब्रांच का निकाल लिया अपन, 1 लाख इंटू 9% इंटू कितने महीने के लिए? 9 months के लिए, इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, करो कितना आता है? कितना आएगा देखो, 1 लाख इंटू 9%, 9,000 आए, 9,000 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 12, मतलब ये आए 6750, 6750 एक ब्रांच का। तो ऐसे 3 ब्रांचेस है, तो कितना आएगा टोटल इंटरेस्ट? 20,250। टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। देखो डज नॉट 20,250 डज नॉट एक्सीड 40,000, तो तीनों ब्रांचेस मिला के, इसलिए टीडीएस डिडक्ट करने की जरूरत नहीं। एंड लास्ट, ऑन 1/4/19 मिस्टर जे स्टार्टेड 1 year रिकरिंग डिपॉजिट। देखो रिकरिंग पे भी टीडीएस कटता है, मैंने बोला। उसने 1 year डिपॉजिट चालू किया, 20,000 रुपए पर मंथ डालता था एट द रेट ऑफ 8% विद जीजीसी बैंक। द रिकरिंग डिपॉजिट मैच्योर्स ऑन 31/3/2020। ही गॉट द इंटरेस्ट ऑफ 10,400 रुपए। कुछ लोगों ने क्या किया मुझे मालूम है, डायरेक्ट 20,000 इंटू 12 किया, 2,40,000 रुपए डाले और इसका सीधा 8% कर दिया। अरे नलायक लोग, वैसे नहीं आएगा। वो क्या कर रहा है, हर महीने में डाल रहा ना, हर महीने में डाल रहा। तो 20,000 अप्रैल महीने में डाला तो उस पर पूरे 12 महीने का ब्याज मिलेगा। मई महीने में 20,000 डाला, उसको 11 महीने का मिलेगा। जून महीने में 20,000 डाला, उसको 10 महीने, ऐसा करते करते, और लास्ट में आपको फिगर भी कैलकुलेट करके दी कि उसको पूरा कितना मिला, 10,400 में। तो टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, बीइंग इट डज नॉट एक्सीड 40। ओके, तो आपको, लेकिन यहां पे हमने पूरा अजम्पशन लिया कि ये सीनियर सिटीजन नहीं। अगर सीनियर सिटीजन है तो ये 40,000 की जगह आपको 50,000 लिखा। ओके, जनाब 1-2 देख लेते, सिंपल सिंपल एकदम। 194B विनिंग्स फ्रॉम लॉटरी और क्रॉसवर्ड पजल, है ना। जो क्रॉसवर्ड पजल और लॉटरी में विनिंग होता है, तो जहां से आपने जीता पैसा, वो आपका टीडीएस काटेगा। आपको पैसे देंगे तो टीडीएस काटेगा। एनी पर्सन पेइंग द सम, जो पैसा पे करेगा वो टीडीएस काटेगा। और कैटेगरी, कोई भी पर्सन हो उसका टीडीएस काटा। एनी पर्सन, ऑल द सीसीज, रेसिडेंट, नॉन रेसिडेंट, कंपनी, फॉरेन कंपनी, रेसिडेंट कंपनी, डोमेस्टिक, सब का टीडीएस काटा है। ओके, कितने परसेंट से? 30% से, राइट। लॉटरी विनिंग है ना, जैसे आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगी,
तो 30,000 रुपए काट के गवर्नमेंट के पास भरेंगे, 70,000 आपको दिया जाए। अगर आपने काइंड में अर्न किया तो क्या करेंगे? जैसे मान के चलो कि आपको कार जीत गया पे 5 लाख रुपए की कार, अब कैसे डिडक्ट करेंगे टीडीएस? 30% कार काट के गवर्नमेंट के पास देंगे क्या? नो, ऑफ कोर्स नॉट, राइट? तो फिर ऐसे केस में क्या करेंगे बेटा? ऐसे केस में वो जो पेयर है, मतलब जो आपको कार दे रहा है, गिफ्ट दे रहा है, वो आपसे 30% कैश में पहले वसूल करेंगे और फिर वो गवर्नमेंट के पास भरेगा और फिर आपका विनिंग आपको देगा। आपसे पैसे वसूल करेगा, जैसे कार की कीमत है 5 लाख, तो 1,50,000 आपसे लेगा, वो गवर्नमेंट को भरेगा और फिर कार आपको देगा। तो देखो, पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग द टैक्स शॉल बिफोर रियलाइजिंग द विनिंग, देखो बिफोर मतलब आपको देने से पहले, इंश्योर दैट टैक्स हैज बीन पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अ विनिंग, राइट? और नो टीडीएस अगर अमाउंट 10,000 रुपए या उससे कम है। अगर ये विनिंग बहुत छोटा है, 10,000 की लॉटरी लग गई आप, तो 5,000 की लॉटरी लगी, क्या तो टीडीएस काटे। 10,000 से कम है, ये सब लिमिट ही तो याद रखना है। इफ द अमाउंट इज लेस देन 10,000 नो टीडीएस। या फिर आपको एक नाम लग गया माइक्रोवेव अवन, साला 5,000 रुपए का माइक्रोवेव अवन, अब क्या उस पर टीडीएस काटेंगे? नो टीडीएस, राइट? देन टाइम ऑफ डिडक्शन एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यहां पे देखो पेमेंट, वेयर प्राइज मनी इज इन काइंड बिफोर रियलाइजिंग द प्राइज द पेयर शुड इंश्योर द टैक्स हैज बीन पेड। फिर टेबल ए 26Q, टेबल बी और 16A टेबल सी। कितना परसेंट है यहां पे? 30% विनिंग फ्रॉम लॉटरी। याद रहता है ये सब, 2-4 बार पढ़ेंगे तो वैसे ही याद रहे। 30% से डिडक्शन, 10,000 से या 10,000 रुपए या उससे कम है तो नो टीडीएस, टीडीएस काटने की जरूरत नहीं। देन विनिंग फ्रॉम हॉर्स रेसेस, है ना, घोड़े की रेस, हॉर्स रेसेस, तो ये बुक मेकर लोग रहते जो ये रेस को लगाते और जो घोड़ा जीत गया उसको पैसे देते, राइट? तो उनके केस में देखो, ऑल एसएससीज बुक मेकर पैसे देगा। अगर 10,000 या उससे कम है तो फिर टीडीएस काटने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर टेबल ए, टेबल बी, टेबल सी एट द टाइम ऑफ पेमेंट, यहां भी कितना परसेंट है बेटा? 30%। टीडीएस कितने परसेंट से काटना पड़ेगा? 30% से। ओके, सेम लाइक दैट।